हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की जो रिलेटेड है पॉलिटी से। ठीक है, तो पॉलिटी ये दोस्तों पेपर 1 का मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। और आपको पता होगा कि पेपर 1 में पॉलिटी से डायरेक्ट पॉलिटी गवर्नेंस आप सारा मिला लीजिए तो 7 से 8 प्रश्न ज़रूर आएंगे। ठीक है ना, इसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब आप मिला लें। ऐसे तो 10 क्वेश्चंस लिखा है दोस्तों, और उसमें 2-3 क्वेश्चन वो गवर्नेंस से आता है, स्कीम से रिलेटेड। और आप कोर एरिया में 7 से 8 मान लें, और इसके अलावा मिसलेनियस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम पॉलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है दोस्तों, जहाँ आपको 200 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 110 या 115 क्वेश्चन सही बनाने होते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो वहाँ ये 8 से 9 क्वेश्चंस जो पॉलिटी के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आपको कोर एरियाज़ पता है पॉलिटी के। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, 2020 में बहुत सारे छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आते हैं। एमपी पीसीएस आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस देख लीजिए। ठीक है, इनफैक्ट आप यूपीएससी भी देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से ये सब क्वेश्चन डील करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि पंचायती राज। दोस्तों ये पहला शुरुआत ही मैंने पंचायती राज से किया है, तो इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ठीक है ना, पंचायती राज ऐसा कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें एटलीस्ट पंचायती राज से 2 से 3 सवाल गारंटीड ना रहे। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है पंचायती राज। तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, पॉलिटी में पंचायती राज मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, इससे गारंटीड क्वेश्चंस आना ही है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पंचायती राज इज़ अंडर विच शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पार्ट्स होते हैं और शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको याद करके जाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं, शेड्यूल कितने हैं। तो टोटल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो शेड्यूल है वो दोस्तों 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, टोटल। और इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 8 शेड्यूल था, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो 12 शेड्यूल में से किस शेड्यूल में जो है वो पंचायती राज का जिक्र है। ठीक है, तो वो हो जाएगा शेड्यूल 11th। ठीक है, तो 11 और 12 देख लिए दोस्तों। जो 11th है उसमें पंचायती राज का जिक्र है, और 12th में म्यूनिसिपैलिटीज़ का जिक्र है। तो दोनों आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अमेंडमेंट से डील करता है। अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। पिछले जो 16th जेपीएससी है उसमें अमेंडमेंट से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चंस आ गए थे दोस्तों। ठीक है, फॉर्चुनेटली आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको यकीन नहीं हो रहा तो। इतना आसान एरिया, कुछ बस अमेंडमेंट है गिन चुन के, बस आपका दोस्तों 15 से 20 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, उसको बस आप अच्छे से याद कर लीजिए और आप 2 से 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, 1 लाइनर एकदम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों 2017, आपको डेट याद रखना होगा, एग्जाम में पूछ सकता है जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें संविधान में चेंज करना पड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना पड़ा था। ठीक है, अमेंडमेंट किस धारा में दिया गया है, संविधान के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट है, और 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप जान लीजिए जीएसटी क्यों अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि जीएसटी प्रोविजंस दोस्तों एक संघवाद से रिलेटेड मामला है, संघवाद से रिलेटेड, यानी फेडरलिज्म से रिलेटेड ये मामला है। क्यों फेडरलिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का जो शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मायने रखता है। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में जीएसटी क्या था दोस्तों, जीएसटी एक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हमने कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बनाया जो पूरे इंडिया के लिए एक होगा, उसे हमने जीएसटी का नाम दिया। तो ऑब्वियसली इसमें आपको सेंटर और स्टेट रिलेशन से तो डील करना ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी आया, तो वो हो जाएगा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधानिक संस्थाएं से। ठीक है, जो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो संविधान के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, जो मेरे से जुड़े होंगे पिछले कई वीडियोस में, उस तो मेरे पॉलिटी के सीरीज़ में मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आप अच्छे से करके जाइए, यानी सीएजी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं दोस्तों, ठीक है,
इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। तो ये सब आप देख के जाइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन दोस्तों इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं कई क्वेश्चन पेपर्स में देख रहा था अलग अलग स्टेट पीसीएस का, तो उसमें फाइनेंस कमीशन से ऑलमोस्ट बहुत सारे पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है, क्योंकि दोस्तों जो 2020 है ना, तो 2020 में 15th फाइनेंस कमीशन आया है, ठीक है। अब तक कुल 15 आ चुके हैं। इससे जो 2020 से पहले चलता था वो 14th फाइनेंस कमीशन चलता था, और जो फाइनेंस कमीशन का टर्म होता है वो 5 साल होता है, ठीक है। तो 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए जो है वो फाइनेंस कमीशन, और जो 2020 से 25 तक रहने वाला है वो 15th फाइनेंस कमीशन होगा दोस्तों। ये रिसेंटली बनाया गया है, और इसके जो हेड हैं, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है, वो है एन के सिंह, ठीक है। पिछले जेपीएससी में दोस्तों 2 क्वेश्चन डायरेक्टली फाइनेंस कमीशन से था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन डायरेक्टली, एक तो पूछा था कि कितना परसेंटेज जो है वो डिवोल्यूशन किया गया है, तो इस बार याद रखिएगा कि जो इससे पहले वाला फाइनेंस कमीशन था उसमें 42% था, और जो 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया उसमें 41% ही डिवोल्यूशन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रिसेंट एक हमारा यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उसमें जो है वो डिवोल्यूशन थोड़ा उसमें रिफॉर्म किया गया, इस कारण से 42 से 41% डिवोल्यूशन अभी फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। तो ये आपको बता चुका हूँ 280 आर्टिकल में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CAG, ये भी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि CAG जो होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो किस आर्टिकल में अगर पूछ दे तो वो आर्टिकल 148 में है दोस्तों, ठीक है। तो ही इज़ अपॉइंटेड बाई, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब आइए देखें, हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, चेयरमैन पूछा है तो आपको मैं बता चुका हूँ एन के सिंह, ठीक है। तो एन के सिंह इसके 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। अब इलेक्शन कमीशन से सवाल है दोस्तों, इतने सारे चुनाव हो रहे हैं देश में, तो इलेक्शन कमीशन से एक सवाल बनता है पहले तो कि मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, ठीक है, क्योंकि वो भी कई बार पूछ सकता है। तो वो हो जाएगा 324, ठीक है, 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। तो इलेक्शन कमीशन कितने सदस्यीय संस्था है, कितने मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन में, यानी कितने मेंबर्स होते हैं, तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो विच अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस अमेंडमेंट से जनरली दोस्तों बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। आप मानिए मत मानिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए खुद से, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 42nd। तो 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। कारण ये था कि 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा किया गया था, उसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे संविधान में, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। सोशलिज्म, इंटेग्रिटी, सेक्युलरिज्म, इस ये सब वर्ड्स ऐड किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट के पावर को कम कर दिया गया था। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, आप एक बार देख लीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। ये कब आया था ये भी पूछ सकता है। तो ये 1976 में आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच वर्ड इजेंट मैंशनड इन आवर प्रियम्बल। तो हमारे जो प्रियम्बल है दोस्तों, ये प्रियम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सिलेबस में उसका बहुत इंपॉर्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मैंशनड नहीं है? तो आप देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, जिसने प्रियम्बल को अच्छे से देखा होगा तो वो ज़रूर इसका आंसर कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनलिज्म, ठीक है। जस्टिस है मेंशन्ड वर्ड है, इक्वालिटी वर्ड है, सोशलिज्म वर्ड है, डेमोक्रेसी वर्ड है, रिपब्लिक वर्ड है, फ्रेटर्निटी वर्ड है। ये सब वर्ड आपको देख के जाना है कौन कौन से वर्ड है, पर नेशनलिज्म ये वर्ड नहीं है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिसेंटली यूपी पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। ये केशवानंदा भारती केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ना हर साल कई सारे डिसीजंस देते रहता है, ठीक है। पर कुछ डिसीजंस को हम लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडमार्क डिसीजंस। तो लैंडमार्क उसे कहते हैं दोस्तों जो कई दशक में एक आध बार दिया जाता है, ठीक है, मतलब लैंडमार्क उसे कहते हैं।
ऐसा नहीं कि हर एक डिसीजन को हम लैंडमार्क घोषित कर सकते। तो एक जो ये केशवानंदा भारती केस था दोस्तों 1973 का, इट वाज अ लैंडमार्क मूवमेंट, ठीक है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ है हमारे भारत की, वो बिल्कुल पूरी तरह से जो एकदम इन्फोर्स कर दिया था, और ये जो इंश्योर किया था कि चाहे देश में कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है, चाहे देश में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी इंस्टीट्यूशन पावरफुल हो जाए, पर हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जो हमारा संवैधानिक मूल्य है, ठीक है, जो हमारे देश का की जनता का फंडामेंटल राइट्स है, ये इंटैक्ट रहे। और इसलिए पिछले 70 सालों से आप देखिए हमारा संविधान एक ही है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुआ। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 2 से 3 वर्ष चला, उसके बाद फिर वहाँ मिलिट्री शासन आ गया, और फिर कई सारे होते गए अलग अलग वजह से चीज़ें। तो बात यह है, पाकिस्तान का संविधान चला नहीं, पर भारत में आप देखिए पिछले 70-72 सालों से आज भी हमारा संविधान इंटैक्ट है, हमारा संविधान पावरफुल है, हमारा संविधान लोकतांत्रिक मूल्य को हमें सिखाता है, जिससे कि हम आज भी वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस वॉज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पीटी के लिए बस इतना जान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस से आया, ठीक है, क्योंकि ये जनरली, और बेसिक स्ट्रक्चर ये जो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में मैं 1-2 घंटा आपसे बारे में आपसे बात कर सकता हूँ, ये इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा 22 जून 1947। तो 22 जून 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। तो 26 जनवरी 2050 का डेट है दोस्तों, इस दिन संविधान हमारा अडॉप्ट किया गया था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों NRC CAA इन सब का ज़माने में हम जी रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा सिटीजनशिप का चैप्टर है, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप के बारे में एक क्वेश्चन मेरे तरफ से भी आप लोगों के लिए कि सिटीजनशिप इज़ मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल, 3 चीज़ होते हैं, मैंने आपको बता चुका है। तो ये किस पार्ट में होता है सिटीजनशिप का जिक्र, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट सेकंड। आर्टिकल भी जान लीजिए, आर्टिकल 5 से 11 तक जो है वो सिटीजनशिप का जिक्र करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ही इज़ डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो आंसर हो जाएगा 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये कई बार लोगों को याद नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कौन से प्रेसिडेंट कितने, किस नंबर के CAG, किस नंबर के इलेक्शन कमिश्नर, किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये सब आप एटलीस्ट नंबर भी देख लीजिएगा कि कितनेवें वो जो है वो ऑफिस होल्डर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो ये काफ़ी आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कई बार एक अपोजिशन जो है होता है वो पोजीशन के सरकार के खिलाफ पास करती है उस सरकार को गिराने के लिए। तो ये दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कहाँ पास किया जा सकता है इस पास दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव, वो केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें आपको लोकसभा एंड राज्यसभा भी ऑप्शन है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ लोकसभा होगा, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र संविधान में नहीं दिया गया दोस्तों, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये संविधानिक कोई मामला नहीं है, ये लोकसभा के रूल्स में लिखा गया है, ठीक है। तो ये अलग मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे ह्यूमन राइट्स में भी रख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है दोस्तों, ठीक है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ, तो वो क्या है दोस्तों आपको बताना है। तो वो हो जाएगा इट्स अ स्टैचूटरी बॉडी। स्टैचूटरी बॉडी मतलब होता है दोस्तों वो बॉडी जो थ्रू लॉ इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो जो स्टैचूटरी बॉडी है वो थ्रू लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी। एनी बॉडी विच इज़ एस्टैब्लिश्ड थ्रू द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड स्टैचूटरी बॉडी। तो NHRC जो है वो स्टैचूटरी बॉडी है। और ये कब बनाया गया था दोस्तों, तो ये 1992
या 3 में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 1992 या 3 में बनाया गया था, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसके जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों वो भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम्स में। तो आप देख लीजिए, जान लीजिए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते हैं, ठीक है। वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही नेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बनाया जा सकता है। अभी कौन है? एच.एल. दत्तू जी हैं, ठीक है। जस्टिस एच.एल. दत्तू जो है वो प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है। अब दोस्तों सीबीआई का मामला आ गया, ये तो बहुत आते रहता है कि टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर इज। तो सीबीआई, पहली बात तो जान लीजिए दोस्तों, ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर आता है। और जो मिनिस्ट्री है दोस्तों बहुत रोचक मिनिस्ट्री है, क्योंकि अगर मैं कहूँ सारे मिनिस्ट्री में सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री कौन सा है तो मैं इसका नाम लूँगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली अंडर पीएमओ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो सीबीआई आता है। तो सीबीआई डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है वो 2 साल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जो है CIC, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों ये। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया? तो ये 2005 में किया गया। 2005 में क्या आया था दोस्तों, आपको पता होगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि RTI एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। क्यों आया था? गुड गवर्नेंस के लिए। क्यों आया था? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों आया था? अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नेंस में, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा RTI एक्ट, और RTI एक्ट के तहत ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है आप लोगों को तो पता होगा, ओम बिरला जी, ठीक है। ओम बिरला जी प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर हैं। और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे तो वो थे GV महाबलंगर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और पता है ये आई थिंक MPPCS या UPPCS में पूछा गया है दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है ना तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, मैं एक पॉलिटिकल लेक्चर लिया था बहुत पहले। आपको किसी को देखना होगा तो ज़रूर आप विजिट कर सकते हैं वो लेक्चर, पार्ट 1, 2, 3 मैंने निकाला है इसी चैनल पे। तो थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म पंचायत को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली ये आप बात जान लीजिए। क्यों थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म? दोस्तों फेडरलिज्म क्या होता है ना, फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ पावर। अगर एक लाइन में मुझे फेडरलिज्म का मतलब बताना है तो वो होता है डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। तो दोस्तों एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर, दोनों में बहुत फ़र्क है। सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, पर डिवीजन ऑफ पावर ये सेंटर स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर को ही फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये थर्ड टीयर पूछा है तो दोस्तों फर्स्ट टीयर तो सेंटर हो गया, यानी जो दिल्ली में जो सरकार बैठी है, जो केंद्र सरकार है। सेकेंड टीयर तो स्टेट्स की हो गई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स आर द सेकेंड टीयर ऑफ फेडरलिज्म। और थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म इज अनडाउटली द पंचायती राज। तो पंचायत जो है वो थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म है। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ? तो ये अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ये 72nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 72nd अमेंडमेंट के थ्रू ये 1992 में हुआ था। तो इसके तहत पंचायती राज का गठन किया गया, ठीक है। अब दोस्तों आता है हु इज़ द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं उन्हें कह रहा हूँ जो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो प्रेजेंटली ये इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि अभी प्रेजेंट कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं, तो 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। तो वो अभी कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। GC मुर्मू जो हैं, GC मुर्मू ही इज़ द प्रेजेंट CAG ऑफ इंडिया, एंड बिफोर दैट ही वॉज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इसलिए इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। दिल्ली में क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश ये सब में क्या है? गवर्नर है। क्यों गवर्नर? क्योंकि वो स्टेट्स हैं। तो हमेशा याद रखिए स्टेट्स में गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो सुनील अरोड़ा जी। NK सिंह जो हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, ये आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें से कौन सा जो संस्था है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। ये बहुत इजी है अगर आपको पता है इसको तो ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोस्तों ये इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि NHRC इज़ ए स्टैचूटरी बॉडी, ये थ्रू लॉ बनाया गया था 1993 में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन हो जाएंगे अब देख लीजिए, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल है, CAG कॉन्स्टिट्यूशनल है, UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, फाइनेंस कमीशन है, लेकिन NHRC नहीं है, ठीक है। अब देखिए चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज़, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वाइस चेयरमैन कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इनको भी वाइस चेयरमैन बनाया गया है नीति आयोग का, ठीक है। और जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दोस्तों नीति आयोग किस बॉडी को चेंज करके बनाया गया ये आपको पता होगा, वो था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 2014 में इसे चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्यों बना दिया गया दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम सोशलिस्ट मॉडल का प्लानिंग जो USSR में होते रहा है उसे हम फॉलो कैसे कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हम 1991 के बाद अडॉप्ट कर चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हम पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा कंपटीशन भी तो होना चाहिए ना दोस्तों, ठीक है। तो कंपटीशन होना चाहिए, तो नीति आयोग क्या करता है, कंपटीशन फोस्टर करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप सुने होंगे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आप सुने होंगे, तो नीति आयोग ही तो करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात है नीति आयोग की। अब आइए हम देखते हैं कि राज्यसभा इज़ ये भी सवाल जो है दोस्तों वो बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत कोर सवाल है, और आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत इजी है आपके लिए कि राज्यसभा इज़, आप क्वेश्चन आप ऑप्शन पढ़िए, लोअर हाउस ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी या इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। हाउस ऑफ द पीपल किसे कहते हैं दोस्तों, लोकसभा को। लोकसभा ही क्या है, लोअर हाउस है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो लोकसभा है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी और डायरेक्टली में आप देख लीजिए दोस्तों, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी कौन सा है, लोकसभा होता है, डायरेक्टली इसमें इलेक्शन होता है, तो इनडायरेक्टली क्या है, राज्यसभा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा इज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। बाकी ये तीनों फीचर जो हैं पहले ये लोकसभा के फीचर हैं, और ये चौथा फीचर ये राज्यसभा है, ठीक है। अब हर बार के भांति दोस्तों इस बार भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन दो पैमाने में शुरू किया गया दोस्तों, एक अर्बन और एक रूरल, ठीक है। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये केंद्र के किस मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो वो ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।